On this Friendship Day, Textbook Super Coaching का मित्रों सेल. Get courses from top teachers of India and save a lot. So अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, then this sale is for you. Textbook का मित्रों सेल. Get up to 90% off on all super coaching courses. हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक बार फिर से एसएससी सीएचएसएल के जीके और जीएस पे वार, जहाँ पर हम लोग करेंगे वो सवाल जो कि आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। मतलब यहाँ पर आज हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं और कहते हैं ना दोस्तों, करेंगे एक नए दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ, जहाँ पर आज हम लोग करने वाले जीके जीएस के सवाल। और ये क्लास जो है आज 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक चलेगी, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। देखिए दोस्तों, लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल है। बस आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा और उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द जो है खुद ही कह रहा है आई एम। ये रहा। यहां पे पूछा जा रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? 146 में, 147 में, 148 में और 149 में। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे क्या पूछा गया है, ड्यूटीज पूछी गई हैं। ये नहीं पूछा गया कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहां पर मेंशन है, ड्यूटीज। हाँ, तो बहुत सारे लोग 48 दे रहे, नहीं 48 नहीं, 149 जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 149 में। अब देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ये अनुच्छेद 148 में मेंशन है, उनकी ड्यूटी जो है 149 में मेंशन है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं ना, इनको दोस्तों किसके बराबर पद दी जाती है, तो जज ऑफ जो कोर्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जो जजेस होते हैं कोर्ट्स के, उनके बराबर की इनको पदवी दी जाती है, ये याद रखिएगा। इनका जो रिटायरमेंट या फिर टेन्योर जो होता है वो कितना होता है, या तो 6 साल या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आ जाए, ठीक है, उसमें इनका रिटायरमेंट हो जाता है। प्रेजेंट में अभी अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट में कैग कौन है, तो आप कहेंगे जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए फर्स्ट कैग कौन थे, पहले जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे वो कौन थे, तो वी नरहरि राव थे। क्या, जल्दी से बताइए, वी नरहरि राव थे या फिर कोई और थे? इनको कैग को क्या कहा जाता है, आईज एंड ईयर, क्या कहा जाता है, आईज एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएसी जिसको हम लोग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको आंख और कान कहा जाता है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग विच राइट। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों का कौन सा अधिकार सुनिश्चित करता है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन, या फिर इक्वेलिटी। आर्टिकल 14 आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो लोग कह रहे सर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका 4 उनका करेक्ट आंसर। इक्वेलिटी की बात की गई है आर्टिकल 14 में। दोस्तों, कानून के नजर में सब एक समान है, मतलब समानता की बात की गई है। राइट अगेंस्ट, देखिए, राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आ जाएगा, आर्टिकल 21 के अंदर आ जाएगा। और कंपल्सरी फ्री एजुकेशन जो है ये किसके अंदर आएगा, ये आपका आएगा आर्टिकल 21A के अंदर आएगा। ये भी आपको ध्यान रखने लेना है, ठीक है। अभी आपके एग्जाम में सीएचएसएल में देखिए कौन कौन से आर्टिकल पूछे जा चुके हैं। तो 23 एक दिन पूछा गया है, ठीक है, एक दिन 22 पूछा गया है, ठीक है, कई लोग बताए 51A पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 39 पूछा गया है, आर्टिकल 39 एंड 48 भी पूछा जा चुका है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा,
थ्रू विच सी डज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट विद द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर से जो है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस सागर से जुड़ा हुआ है? क्या वो इंडियन ओशन से जुड़ा है, मेडिटेरियन सी से, आर्कटिक ओशन से, या फिर पैसिफिक ओशन से? किससे जुड़ा है? सभी लोग बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे मेडिटेरियन सी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेडिटेरियन सी करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेडिटेरियन सी। अच्छा, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये किन दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है? अगर आपसे पूछेगा कि कॉन्टिनेंट को अलग करता है तो ये यूरोप को अफ्रीका से, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। चले आगे की तरफ। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, हर्षचरिता वॉज रिटन बाय, हर्षचरिता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? क्या ये हुआन सांग के द्वारा, जयसी के द्वारा, कल्हान के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा? ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे कह रहे सर बाणभट्ट होने चाहिए। ओके, जो लोग यहाँ पे बाणभट्ट कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ये जो बाणभट्ट थे, ये दोस्तों कोर्ट पोएट थे। किसके कोर्ट पोएट थे? दरबारी कवि किसके थे? तो दरबारी कवि थे ये हर्षवर्धन के। किसके थे? हर्षवर्धन के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन जो है ये कौन से डायनेस्टी के राजा थे? तो वर्धन, ठीक है, या फिर कहेंगे हम लोग पुष्यभूति। क्या कहेंगे? पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति। और ये कहाँ के राजा थे? तो ही वॉज रूलर ऑफ कन्नौज। कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाणभट्ट ने दो किताबें लिखी थी, एक तो हर्षचरिता, दूसरी कौन सी? कदम्बरी। कौन सी? कदम्बरी। और दोनों ही किताबें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये याद रखिएगा। कल आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर रामचरित, कौन सी? उत्तर रामचरित। ठीक है, कल मतलब जो अभी लास्ट आपका एग्जाम हुआ था, लास्ट डे पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका एग्जाम 4 ऑफ अगस्त की बात कर रहे हैं। उत्तर रामचरित किसकी? उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये लिखी गई है भभूति के द्वारा। किसके द्वारा? भभूति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे रामचरितमानस पूछ लेते कि रामचरितमानस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए अगले सवाल। अच्छा देखिए, यहाँ पे हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फाहिन किसके समय में आया था? फाहिन आया था चंद्रगुप्त टू के समय में, मतलब विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तो आप जुड़ सकते हैं सुपर कोचिंग पे, जहां पर आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टीनो, आईएमडी, दिल्ली पुलिस सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और अभी दोस्तों टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा सेल लेकर आया, जो कि है मित्रों सेल। मित्रों सेल है 5 से 6 अगस्त तक ये चलने वाली सेल। ठीक है, जहां पे आपको ये ऑफर मिल रहा है। तो आज है 6 तारीख, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं उठाया है तो। ठीक है, यहाँ पे आपको एसएससी, सीजीएल एंड ऑल एसएससी एग्जाम कोर्स में सारा कंटेंट आपको एसएससी का मिल जाता है। जो 2999 का कोर्स है वो आपको 519 में मिल रहा है, और इसमें फ्री पास प्रो आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब 6 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, साथ में जो पास प्रो है वो भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है? कूपन कोड अप्लाई करना है, गौरव एम, GAURAVM। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा वॉज, देखिए तटी उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? कलिंग, कौसाम्बी, कामरूप और खंडेश। क्या नाम था? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे कलिंग, ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं? जो लोग कलिंग कलिंग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग। अब देखिए उड़ीसा से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूं कि उड़ीसा से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो उड़ीसा की कैपिटल आपको पता है भुवनेश्वर।
तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। तो भुवनेश्वर जो है इसकी जो है राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। दोस्तों ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा समय तक के लिए क्या हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। नवीन पटनायक 2000 से लेके 2000 से लेके अब तक दोस्तों ये क्या बने हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी हैं। कौन है? गणेशी लाल जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं उड़ीसा में कुछ मंदिर फेमस है, टेम्पल फेमस है जो कि बहुत ही फेमस है, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अनंतनाग के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? अनंतनाग के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? नरसिम्हादेव वन के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हादेव वन के द्वारा बनवाया गया, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, उड़ीसा में ही आपको याद रखना है नेशनल पार्क मौजूद है। कौन सा? सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल है। और भीतरकनिका। कौन सा है? सिमलीपाल और भीतरकनिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, आपसे डांस पूछ लिए जाते हैं। डांस कौन से यहाँ के फेमस है? जैसे घुमुरा, कौन सा है? घुमुरा डांस। छाऊ नृत्य, कौन सा है? छाऊ नृत्य है। ठीक है, पाइका नृत्य। ठीक है, पाइका नृत्य भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उड़ीसा की पेंटिंग बहुत फेमस है एक। ठीक है, पेंटिंग, पेंटिंग का नाम क्या है? पटचित्र पेंटिंग। कौन सी है? पटचित्र पेंटिंग जो है वो उड़ीसा की फेमस पेंटिंग है, ये याद रखिएगा। उड़ीसा जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोस्ट लाइन शेयर करता है, और इसकी जो कोस्ट लाइन है, तटरेखा जो है वो कितनी है? तो वो है 485 किलोमीटर। कितनी है? 485 किलोमीटर है। और आपको उड़ीसा में एक क्या मिलेगा? एक आपको बंदरगाह मिलेगा जो कि फेमस है, जो कि है पोर्ट पारादीप पोर्ट। कौन सी है? पारादीप पोर्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उड़ीसा के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में किया। हाँ, उड़ीसा का एक जो है शास्त्र नृत्य है, शास्त्र नृत्य जिसका नाम है उड़ीसी, और उड़ीसी के फेमस डांसर हैं केलू चरण मोहपात्रा। कौन है? केलू चरण मोहपात्रा। और याद रखिएगा और कौन है? तो यहाँ पे माधवी मुडगल जी। कौन? माधवी मुडगल जी। ठीक है, और सोनल मानसिंह। कौन? सोनल मानसिंह, ये भी फेमस डांसर हैं। किसकी? वो है उड़ीसी डांस की। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ताप्ती रिवर फ्लोज इनटू डैश। देखिए ताप्ती रिवर जो है वो किसमें गिरती है? बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबत और इंडियन ओशियन में। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत। ओके, जो लोग गल्फ ऑफ खंबत कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये दोस्तों तापी रिवर निकलती कहाँ से है? तो मुल्तई से निकलती है, मुल्तई। ठीक है, मुल्तई ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है मुल्तई जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ताप्ती रिवर की लंबाई, लेंथ जो है इसकी 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है। ये दोस्तों पश्चिम में बहने वाली नदी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो जब ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो ये कहाँ पे जाती है? गल्फ ऑफ खंबत में गिर जाती है ना। वहां से फिर ये अरेबियन सी में पहुंच जाती है। कहाँ पे? अरब सागर में पहुंच जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे एक फेमस सिटी है जिसका नाम है सूरत। ठीक है, गुजरात में सूरत सिटी है। क्यों फेमस है भाई? ये सिटी ऑफ डायमंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीरे तराशे जाते हैं, इसलिए इसको फेमस सिटी कहा गया है। और ताप्ती नदी पर एक फेमस डैम है। डैम का नाम क्या है? उकई डैम। कौन सा है? उकई बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पूछा जा रहा है हु रोट द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के जो है किसने लिखी है? शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, एपीजे अब्दुल कलाम और सुधा मूर्ति जी। जल्दी से बताइए। यहां पे कह रहे सर शशि थरूर होने चाहिए। ओके, तो जो लोग शशि थरूर कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे शशि थरूर। रामचंद्र गुहा की पुस्तक कौन सी है? इंडिया आफ्टर गांधी। क्या है? इंडिया आफ्टर गांधी जो है रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। शशि थरूर जी की और कौन सी पुस्तक है? वाई आई एम हिंदू। ठीक है, फिर पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। क्या? पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, केरला गॉड्स ओन कंट्री। क्या है? केरलास गॉड ओन कंट्री, ये भी आपको नाम
ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की जो पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड, क्या है, इग्नाइटेड माइंड, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। उसके अलावा टर्निंग पॉइंट, क्या है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टारगेट 3 बिलियन, क्या है, टारगेट 3 बिलियन, ठीक है। ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की, ठीक है। अच्छा, यहां पे सुधा मूर्ति जी की एक फेमस पुस्तक है हाउ सी बिकेम सॉल्टी, ठीक है, इनकी पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाउ एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल, जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। सेल न्यूक्लियस, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स, क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। यहां पे कह रहे सर सेल वॉल होना चाहिए, ओके। तो जो लोग यहाँ पे सेल वॉल कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, सेल वॉल। देखिए सेल की खोज किसने की थी, सेल की खोज क्या वो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो रॉबर्ट हुक याद रखिएगा, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। सेल के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेल वॉल किसका बना होता है, तो ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, किसका, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेयर वॉज द 2022 कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के जो है आयोजन कहां पे हुए थे, बिर्मिंघम, रवांडा, इस्तांबुल और पेरू, कहां पे हुआ था। यहां पे कह रहे सर बिर्मिंघम होना चाहिए, ओके। बाकी लोग, तो जो लोग बिर्मिंघम कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बिर्मिंघम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की अगर मैं बात करूं तो आपसे ये सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे कि बताइए इसका जो मोटो था, मोटो क्या था, तो मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन, क्या था, गेम्स फॉर एवरीवन, ये आपको ध्यान रखना है। क्या था इसका मोटो, गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा आपको ये याद रखना है ओपनिंग सेरेमनी में, क्या, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर किसने किया था, तो फ्लैग बियर किया गया था पीवी सिंधु के द्वारा और मनप्रीत जी के द्वारा, किसके द्वारा, मनप्रीत जी के द्वारा, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा क्लोजिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर किसने किया था, तो याद रखिएगा शरथ कमल अचंता, किसने, शरथ कमल अचंता ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते थे, तो सबसे पहले पहली रैंक किसकी थी, तो पहली रैंक थी ऑस्ट्रेलिया की, किसकी थी, ऑस्ट्रेलिया की। भारत की रैंक कौन सी थी, तो भारत की रैंक थी फोर्थ, कौन सी थी, फोर्थ रैंक थी इंडिया की। कितने मेडल जीते थे भारत ने, 61 जीते थे, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड कितने, 22, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज 23, टोटल काउंट करेंगे तो 61 मेडल निकल कर आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर गारंटीड अंडर द एमजी नरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है मनरेगा, जिसको हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है, 100 दिन, 50 दिन, 25 दिन और 70 दिन, फटाफट से बताइए। यहां पे कह रहे सर 100 दिन होना चाहिए, ओके। तो जो लोग यहाँ पे 100 डेज कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे सवाल आपके दो बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि मनरेगा एक्ट जो है ये कब आया था, मनरेगा एक्ट जो है ये कब आया था, तो आप कहोगे 2005 में आया था। लेकिन जो ये एमजी नरेगा था इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, इसको विद इफेक्ट कब किया गया, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। तो भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो आप लोगों ने 2006 आंसर किया था, क्योंकि वहां पे स्टार्ट पूछा था, तो इसको 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट किया गया था, इसलिए 2006 आंसर किया। लेकिन अगर पूछेगा मनरेगा एक्ट कब आया तो वो 2005 में आया, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं इसमें, ठीक है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ईयर सचिन तेंदुलकर वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। ठीक है, यहां पे कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? 2012, 2014, 2016 और 2018 में कब दिया गया? यहां पे कह रहे सर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, कह रहे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2014 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 2014 भारत रत्न। अगर हम बात करते हैं तो यंगेस्ट पर्सन है सचिन तेंदुलकर जी, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यंगेस्ट पर्सन है। ठीक है, और इनको सचिन तेंदुलकर जी को गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। और 2014 में आपको याद होगा CNR राव, किसको? CNR राव को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में हुई थी, है ना। 1954 में किसको किसको दिया गया था? तो आपको याद रखना है, 3 व्यक्तियों को दिया गया था, CV रमन जी को, ठीक है, सी राजा गोपालचारी जी को, किसको? सी राजा गोपालचारी जी को, ठीक है, उसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, S राधाकृष्णन जी को दिया गया था। और तीनों व्यक्ति जो है तमिलनाडु राज्य को बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1955 में दे दिया गया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी को दोस्तों अनाउंस किया गया था कि दिया जाएगा। ठीक है, भारत रत्न कब दिया, अनाउंस किया गया था? 1992 में। ठीक है, 1992 में अनाउंस किया गया था, लेकिन उनकी जो डॉटर थी उन्होंने लेने से मना कर दिया। उनकी डॉटर का नाम क्या था? ये आप होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क नंबर 1 कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा जरूर। ठीक है, चले आगे की तरफ। हाँ जी, अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां पूछ रहे द नंबर ऑफ सिल्वर मेडल वॉन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020 इज। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है यहां पर भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या कितनी है? 3, 1, 2 और 4, फटाफट से बताइए। यहां पर कह सर 1 होना चाहिए, ओके, बाकी लोग अच्छा 2 होना चाहिए, ओके, 2 जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 2। अब देखिए, ओलंपिक की अगर बात की जाए तो ओलंपिक जो है 4 साल में होता है, 4 साल के गैप में होता है, 4 इयर्स के गैप में। ठीक है, देखिए 2020 में हुआ था, तो वो कहां पर हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। इसका मतलब है कि इससे पहले 2016 में हुआ होगा, तो 2016 कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब 2020 के बाद 2024 में होगा, तो 2024 में कहां पर होगा? पेरिस में होगा। और पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है। कहां पे है? फ्रांस में है। ठीक है, फिर 2024 के बाद 2028 में होगा, तो वो कहां पर होगा? लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, कहां पे होगा? लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस कहां पर है? US में है। फिर 2028 के बाद 2032 में होगा, और वो कहां पर होगा? ब्रिस्बेन में होगा। कहां पे? ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2020 की अगर हम बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक की, किसकी बात करें? 2020 टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं, तो इसमें याद रखना है आपको कि भारत की रैंक कौन सी थी। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इंडिया की रैंक थी 48। कौन सी थी? 48 थी। इंडिया ने मेडल कितने जीते थे? तो मेडल याद रखिएगा 7 मेडल जीते थे, जिनमें से गोल्ड 1 जीता था, सिल्वर 2 जीता था, और ब्रॉन्ज जो है 4 जीते थे। तो आपसे सिल्वर पूछा है तो 2 यहां पर होना चाहिए। गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था? तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। और नीरज चोपड़ा जी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो जैवलिन थ्रो से संबंधित है। किससे हैं? भाला फेंक से। और इन्होंने भाला कितना फेंका था? 87.58 मीटर जो है भाला फेंका था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल बढ़े, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, एक बार फटाफट से शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू बिलोंग्स टू द विच इंडियन स्टेट। देखिए जहां पे भरतुल्लक मीराबाई चानू जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? क्या वो मणिपुर से हैं, असम से हैं, त्रिपुरा से हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश से हैं? किससे हैं मीराबाई चानू? कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं? चले यहां पे जो लोग कह रहे हैं सर होना चाहिए, नहीं असम नहीं है, मणिपुर। मणिपुर जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हाँ मणिपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। क्या है? इम्फाल है। मणिपुर अभी न्यूज में है, तो आपको ध्यान रखना है। मणिपुर का जो CM है वो कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है?
एन बीरेन सिंह हैं, ठीक है। और गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया यूके हैं। कौन है, अनुसुईया यूके जो है यहाँ की राज्यपाल है। मणिपुर की अगर हम बात करें, आपको लोकटक झील यहीं पर मिलेगी। क्या मिलेगी, लोकटक झील मिलेगी। और जो है राष्ट्र उद्यान मिलेगा, एकमात्र तैरता राष्ट्र उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है कीबुल लामजो। क्या है, कीबुल लामजो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मीराबाई चानू की, तो मीराबाई चानू ने जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। लेकिन 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और कौन सी केजी कैटेगरी से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो 49 केजी कैटेगरी से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। किससे, पद्मश्री अवार्ड से और ध्यानचंद अवार्ड से, ठीक है। पद्मश्री और ध्यानचंद अवार्ड, पद्मश्री और ध्यानचंद अवार्ड मीराबाई चानू को कब मिला है, तो 2018 में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following actresses was awarded the leading actress award at the BAFTA 2023 ceremony? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को बाफ्ता 2023 समारोह में अग्रणी अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कारलेट जॉनसन, कैट ब्लैंचेट, अलेक्जेंडर डेडरियो और एंजेलिना जोली। किसको दिया गया था बाफ्ता अवार्ड, सभी लोग बताएंगे। तो यहां पर कह रहे हैं सर होना चाहिए कैट ब्लैंचेट, मतलब ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हैं, बिल्कुल उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलें आगे, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैट ब्लैंचेट। अच्छा, बाफ्ता की शुरुआत कब हुई थी? बाफ्ता पहली बार 1949 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बार कब हुआ था, 1949 में। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कैटे ब्लैंचेट को तो दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस, मतलब एक्ट्रेसेस बताया गया है, लेकिन किस मूवी के लिए? तो तार मूवी। क्या नाम है मूवी का? तार, ठीक है, TAR, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who has won the best actor award at the 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022? 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? क्या वो रणवीर सिंह हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, राजकुमार राव हैं और आयुष्मान खुराना हैं? कौन है, जल्दी से बताइए। यहां पे सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर। जी हां, रणवीर सिंह जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ जी, जो लोग यहां पर कह रहे हैं रणवीर सिंह, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहां पे आपसे क्या पूछा जाएगा, बेस्ट फिल्म कौन सी थी, किसमें? 67th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म अगर हम बात करते हैं 2022 में जो थी वो सरदार उद्धम थी, ठीक है। कौन सी थी? सरदार उद्धम, ठीक है, सरदार उद्धम। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर, अभी आपने बता दिया रणवीर सिंह। कौन? रणवीर सिंह। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो बेस्ट एक्ट्रेस थी कीर्ति सेनन। और थी कीर्ति सेनन थी, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सेनन और बेस्ट फिल्म जो थी वो सरदार उद्धम थी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, ये दोस्तों बेस्ट फिल्म जो मैंने आपको बताया है ये किसमें थी? क्रिटिक्स चॉइस में थी। और पॉपुलर कैटेगरी में कौन सी थी? तो पॉपुलर कैटेगरी में शेरशाह थी, ठीक है। तो ये क्रिटिक्स चॉइस में थी, किसमें थी? क्रिटिक्स चॉइस में। और पॉपुलर कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं, वैसे आपसे पॉपुलर कैटेगरी ही पूछा जाएगा, तो वहां पे बेस्ट फिल्म लिख लीजिएगा शेरशाह। क्या थी? शेरशाह मूवी थी, ठीक है। तो बेस्ट पॉपुलर कैटेगरी में शेरशाह थी और क्रिटिक्स चॉइस में सरदार उद्धम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट हैपेंस व्हेन द एयर इज हीटेड? हवा को गर्म करने पर क्या होगा? क्या इट एक्सपेंड एंड बिकम लाइटर, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम लाइटर, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम हैवी, इट एक्सपेंड्स एंड बिकम हैवी? जब आप दोस्तों यहां पे एयर को हीट करोगे तो क्या होगा यहां पे? ठीक है, कह रहे सर ऑप्शन नंबर होना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप हवा को जो है हीट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे
गर्म हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा, इट एक्सपेंड, फैलता जाएगा और हल्का होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चले, अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जब भी आप एयर को हीट करोगे तो उसकी विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी वो बढ़ती है। ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ती है, जबकि अगर लिक्विड को आप हीट करोगे तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एयर में अगर हीट बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी और वही लिक्विड में आप करोगे तो वो कम हो जाएगी। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, विच स्टेट रणजी क्रिकेट टीम हैज वॉन इट्स फर्स्ट एवर रणजी टाइटल ऑन 26 जून 2022। ठीक है, 26 जून 2022 को किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी या फिर खिताब जीता है? 2022। ठीक है, केरला, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, किसने जीता था? फटाफट से बताएंगे सभी लोग रणजी ट्रॉफी। तो यहाँ पे जी हाँ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो लोग मध्य प्रदेश कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब देखिए, मध्य प्रदेश ने हराया किसको था? तो मुंबई को हराया था। ठीक है, मतलब मुंबई महाराष्ट्र को हराया था। महाराष्ट्र को कितने विकेट से हराया था? तो 6 विकेट से। कितने? 6 विकेट से हराया था। और मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि रणजी 2022 में जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में फाइनल मैच हुआ था तो कितने विकेट से हराया था? तो 6 विकेट से हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, मुंबई को 6 विकेट से हराया था, ये आपको आंसर लगाना था। वहां पे पूछा था 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, तो 6 विकेट से हराया था। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच हिंदू गॉड? देखिए, मोहिनी अट्टम का संबंध जो है किस हिंदू देवता से है? क्या वो गणपति जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं या फिर शिव जी हैं? जल्दी से बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। विष्णु जी, ओके, बाकी लोग? चलिए, जो लोग यहां पर कह रहे सर होना चाहिए विष्णु जी, विष्णु जी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब देखिए, यहां पे विष्णु जी से संबंधित कैसे हुआ? देखिए, मोहिनी अट्टम जो है 2 शब्द से बना है, एक तो मोहिनी, दूसरा क्या है? अट्टम। अट्टम का मतलब यहां पर क्या है? डांस है। क्या है? अट्टम का मतलब डांस है। मोहिनी का जो है मतलब विष्णु जी का फीमेल वर्जन जो है ना, विष्णु जी का फीमेल वर्जन, ठीक है, वो उनको कहा जाता है मोहिनी। ठीक है, तो इसलिए यह जो है मोहिनी अट्टम जो है ये किससे रिलेटेड है? विष्णु भगवान से रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम परफॉर्म कहां पे किया जाता है? तो केरला में। कहां पे? केरला राज्य में किया जाता है। और ये एक शास्त्रीय नृत्य है, मतलब क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, क्लासिकल डांस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, इसमें देखिए फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर बहुत सारे होते हैं, तो आपको पूछा भी जा सकता है कि बताइए कौन सा डांस है जिसमें आपको फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा और जेस्चर देखने को मिलते हैं? तो वो मिलता है मोहिनी अट्टम में। ठीक है, और इसी तरीके का आपको अभी CHSL में पूछा भी गया था एग्जाम में कि कोई स्टेप्स दे रखे थे और या फिर उसके पोजेस दे रखे थे डांस के, और आपको बताना था किस डांस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच कंट्री वॉन द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता था? बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड, किसने जीता था? फटाफट से बताइए। यहां पे जल्दी जल्दी से, जर्मनी, जी हाँ, जो लोग यहाँ पे कह रहे सर जर्मनी ने जीता है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी ने जीता है। किसको हराया था? तो बेल्जियम को हराया था। किसको हराया था? बेल्जियम को। ये देखिए FIH मेंस हॉकी है, अगर आपसे FIH प्रो लीग पूछा जाएगा तो प्रो लीग किसने जीता था? वो नीदरलैंड ने जीता है। क्या? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े। चलिए, अगला सवाल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज? देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच जो स्थित हिमालय है उस भाग को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या फिर असम हिमालय? काली नदी और सतलज के बीच में कौन से जो सो हिमालय को हम लोग क्या कहेंगे? तो कुमाऊं हिमालय। ओके, बाकी लोग? ठीक है, जो लोग कुमाऊं हिमालय कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। देखिए, असम हिमालय किसके बीच में है? तो दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में, दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
असम हिमालय कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पंजाब हिमालय जो है वो किसके किसके बीच में है, इंडस और सतलज रिवर के, किसके, इंडस और सतलज नदी के बीच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। हिमालय की अगर हम बात करें तो ये कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिमालय जो है ये 3 पैरेलल रेंज में है, कितने पैरेलल रेंज में है, 3 पैरेलल रेंज में है। और देखिए पैरेलल रेंज कौन कौन से हैं, तो एक है ग्रेटर हिमालय, दूसरा है मिडिल हिमालय, या फिर इसी को हम लोग लेसर हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा जो है यह आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हम लोग कहते हैं हिमाद्री, क्या कहते हैं, हिमाद्री। और लेसर हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाचल, क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। और आउटर हिमालय को हम लोग शिवालिक कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, क्या ये बाबर या फिर हुमायूं, अकबर या फिर हाजी बेगम। हुमायूंस टॉम्ब किसने बनवाया था, तो कह रहे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, ओके। बाकी लोग, तो जो लोग हाजी बेगम कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हाजी बेगम ने इसको बनवाया था। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो हुमायूं टॉम्ब है ना, इसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया है, ठीक है, किसका दर्जा दिया गया है, यूनेस्को का दर्जा दिया गया है 1993 में, 1993 में इसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया था हुमायूं टॉम्ब को। अभी आपके एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल में ये पूछा गया था कि जो दीनपनाह सिटी है, कौन सी, दीनपनाह सिटी है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई है, किसने फाउंड किया था, तो हुमायूं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हुमायूं। अच्छा हुमायूं की मैं बात करूं तो हुमायूं के पिता कौन थे, तो हुमायूं के पिता बाबर थे, ठीक है, एफ मतलब फादर, ठीक है, ये याद रखिए बाबर। और हुमायूं के 200 पुत्र, एस से सन हो जाएगा, सन कौन थे, अकबर थे, ठीक है, अकबर। हुमायूं की 2 लड़ाइयां हुई थी 1539 और 1540 में, ठीक है, तो 39 में कौन सी हुई थी, चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन बढ़े, अच्छा हुमायूं नामा किसने लिखा है, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा जो है दीनपनाह वाला, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, हुमायूं नामा किसके द्वारा है, तो गुलबदन बेगम, क्या, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। और गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की सिस्टर थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, इन विच ईयर वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो है लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ, 1907, 1911, 1916 और 1919। यहाँ पे 1916 कह रहे हैं लखनऊ पैक्ट, ओके। चले जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं सर 1916 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे की तरफ से, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1916 में, आपको याद होगा नरम दल और गरम दल भी एक हो गए थे, ठीक है, और इसकी मेजबानी आईएनसी की किसने की थी उस समय, एसी मजूमदार, यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार उनका पूरा नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था, ठीक है, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे, सूरत स्प्लिट उसको कहा जाता है, ठीक है। 1911 में आपको याद होगा कि जॉर्ज पंचम भारत आया था, कौन आया था, जॉर्ज पंचम भारत आया था, और पहली बार दोस्तों यहाँ पर नेशनल एंथम गाया गया, क्या, जनगण मन जो है नेशनल एंथम कोलकाता में गाया गया था 1911 में, और दिल्ली को कैपिटल बनाने की बात की गई थी, और जो है यहाँ पे बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया, जो बंगाल पार्टीशन होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया, और ये किसके समय में हो रहा था, लॉर्ड हार्डिंगे के समय में हो रहा था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंगे के समय में हो रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। 1919 में देखिए क्या हुआ था, रौलत एक्ट आया था, ठीक है, रौलत एक्ट आया था, खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी, क्या हुई थी, खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है, जलियनवाला बाग मैसेकर हो गया था, क्या हो गया था, जलियनवाला बाग मैसेकर हो गया था इसी वर्ष में, ठीक है, और इसी वर्ष में जो है यहाँ पे मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था 1919 में, ठीक है। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा,
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मींस, देखिए प्रशनन बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर डैश होता है, क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो और प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। जल्दी से बताइए, यहां पे सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर। जी हाँ, यहाँ पे सी ऑप्शन जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है, मतलब जो कम लेबर में काम किया जा सकता है उसमें भी ज्यादा लेबर लग रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एग्रीकल्चर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपके एग्जाम में CHSL में पूछा गया था कि अगर इन्फ्लेशन है और साथ में रिसेशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के मतलब हर एक शिफ्ट में देखोगे तो 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर बजट 2021-22, देखिए 21-22 के अनुसार बताना है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान वर टू बी मर्ज्ड एंड लॉन्च्ड एज डैश। देखिए बजट 2021-22 के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को आपस में विलय करके डैश के रूप में शुरू किया जाना था। किसके रूप में? मिशन पोषण 4.0, मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण 1.0 और मिशन पोषण 3.0। जल्दी से बताइए किस उसमें करना था? नहीं, सबके अलग अलग आ रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, है ना। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मिशन पोषण 2.0। क्या होगा? मिशन पोषण 2.0 करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके एग्जाम में स्कीम और योजना से पूछा जा रहा है। ई शक्ति जो प्रोग्राम था ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नाबार्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप लोगों से पूछा गया था पीएम कौशल विकास योजना, ठीक है, पीएम कौशल विकास योजना के रिगार्डिंग पूछा गया था। हो सकता है आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बजट में हमारे मिष्टी जो है स्कीम की बात की गई थी, मिष्टी योजना की, तो वो किससे संबंधित है? मैंग्रोव से है। किससे है? मैंग्रोव प्लांटेशन से, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। या फिर पीएम प्रणाम, ठीक है, पीएम प्रणाम जो है ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ठीक है, कि किस तरीके से फर्टिलाइजर का जो यूज रिड्यूस किया जा सकता है या उसका जो है हम लोग अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, इससे रिलेटेड है। आपसे हो सकता है और कोई योजना स्कीम पूछ ली जाए तो आपको अच्छे से करना है योजना स्कीम। चलें आगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विच इंडियन सिटी हैज बिकम द सेकंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वर्षीय फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त जो है भारत का कौन सा शहर है? कोटा, मुरादाबाद, इंदौर और पटना, कौन सा है सबसे यहाँ पे नॉइस पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद इज द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मुरादाबाद। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल होता है और इंदौर जो है 6 बार जो है अब तक क्लीनेस्ट सिटी के रूप में उभर कर आया है। कौन? इंदौर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए रहा, Who won the SAFF Under-18 Football Championship defeating Bangladesh in the final held in Nepal in September 2019? देखिए SAFF अभी प्रेजेंट वाला नहीं पूछा इन्होंने, पुराना पूछा है, ठीक है। सितंबर 2019 में नेपाल में आयोजित फाइनल में बांग्लादेश को हराकर SAFF Under-18 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, किसने जीता है? तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलें आगे की तरफ। पहली बार देखिए SAFF जो है 2015 में हुआ था और 2015 में किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, तो सॉरी 2015 में नेपाल ने जीता था, ठीक है, पहला जो था वो नेपाल ने जीता था। 2019 का जो है भारत ने जीता है और अभी जो SAFF हुआ था उसमें भी भारत ने जीता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चले आगे। अच्छा, 2019 में हराया किसको था भारत ने? तो बांग्लादेश को हराया था। किसको हराया था? बांग्लादेश को हराया था। कितने स्कोर से हराया? तो आपको याद रखना है 2-1 के स्कोर से हराया था, 2-1 के स्कोर से, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे टोरेंशियल रेनफॉल ओवर द तमिलनाडु कोस्ट, सदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मॉनसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्व कर्नाटका और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा करता है? साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, या फिर साउथ ईस्ट मानसून, या फिर नॉर्थ वेस्ट मानसून? क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? यस, नॉर्थ ईस्ट मानसून। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है हमारा दक्षिण भारत जो कि पेनिनसुलर वाला एरिया है, तीन तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशियन है। ये इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए जो आते हैं वर्षा, उसको हम लोग कहते, ये जो है मूसलाधार बारिश करते हैं। कहाँ पर? सदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका और साउथ ईस्ट केरला में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, मतलब ठंड वाले महीने में। अच्छा दोस्तों, अभी आपको मॉनसून से याद आया, एक पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, मॉनसून। ठीक है, करंट अफेयर का ये पार्ट है कि मॉनसून जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। होमवर्क नंबर 1 हो गया, आप होमवर्क नंबर 1 हो गया, आई गेस 2 है शायद ना, सेकंड होमवर्क है। ठीक है, तो सेकंड होमवर्क लिख लीजिए कि मॉनसून जो पुस्तक है, ठीक है, वो किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चौथी पीढ़ी का भाषा उदाहरण है? एसक्यूएल, एएलजीओएल, पास्कल और एसएनओ-बीओएल। देखिए अभी तक दोस्तों सीएचएसएल में कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, तो फटाफट से बताइए यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? चले, हाँ जी, एसक्यूएल जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसक्यूएल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द म्यूजिशियन पालघाट मनी अय्यर एसोसिएटेड? देखिए नाम क्या है? पालघाट मनी अय्यर एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जो है संगीतकार पालघाट मनी अय्यर का संबंध है? क्या वो शहनाई से है, सितार से है, मृदंगम से है, या फिर फ्लूट से है? देखिए आपके एग्जाम में पंडित शिव कुमार जी पूछे जा चुके हैं, पंडित रविशंकर जी पूछे जा चुके हैं, अरविंद पारिख जी पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में आने वाले दिनों में पालघाट मनी अय्यर जी पूछ लिए जाएं। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर और लाइक भी करते हुए चलेंगे। सबके अलग अलग आ रहे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृदंगम करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृदंगम। मृदंगम से केवी प्रसाद जी, देखिए केवी प्रसाद जी भी जो है संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किससे? मृदंगम से, ये आपको ध्यान रखना है। और संतूर से कौन थे? पंडित शिव कुमार जी, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। पंडित शिव कुमार जी जो थे ये किससे हैं? संतूर से संबंधित है। किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। एक बार आपके एग्जाम में क्या पूछा गया? पंडित रविशंकर पूछे गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सेंटर इज रन बाय, एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्र जो है डैश द्वारा चलाया जाता है? किसके द्वारा? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, या पब्लिक हेल्थ नर्स, या फिर दाई, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स? किसके द्वारा आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चलाया जाता है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला सवाल, इन MS Word 2007 which of the following keyboard shortcut is used to access the ribbons from the tab? ठीक है, MS Word 2007 में टैब से रिबन तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट की, अल्ट की, कंट्रोल की, या फिर एंटर की? किसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया, अल्ट की जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑल्ट की या फिर अल्ट की कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ टूल बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू समराइज, सॉर्ट, रीऑर्गेनाइज, ग्रुप काउंट, टोटल और एवरेज डाटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। ठीक है,
डैश माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने में बनाया गया एक टूल है जो डेटाबेस में संग्रहित डेटा को सारांशित करने में, क्रमबद्ध करने, पुनर्गठित करने और समूह गणना, कुल या फिर औसत डेटा के लिए बनाया जाता है। फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, डेटा एनालिसिस, पाइवोट टेबल या फिर पावर व्यू। क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। यहां पे सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे पाइवोट जो टेबल है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पाइवोट टेबल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे? करेक्ट आंसर होगा पाइवोट टेबल इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स विल यू प्रेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को छोटा करने या फिर डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? विंडो प्लस एम, विंडो प्लस डी, विंडो प्लस सी, विंडो प्लस एफ। देखिए अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, अभी तक जो शिफ्ट हुए थे, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में पूछे जाए, इसलिए आज एक्सपेक्टेड में हम लोग ये भी कवर कर रहे हैं। तो यहां पे बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विंडोज प्लस डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? विंडोज प्लस डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द जलदूत ऐप दैट विल बी यूज्ड अक्रॉस द कंट्री टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड वेल्स इन अ विलेज। ये दोस्तों आपका करंट अफेयर का सवाल है। निम्नलिखित में से किसने जलदूत विकसित किया है, ऐप विकसित किया है, जिसका उपयोग पूरे देश में एक गांव में चयनित कुओं को जो है जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, स्वदेश फाउंडेशन है या फिर नीति आयोग है? क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। जलदूत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री? हाँ जी, तो सबके यहाँ पे कुछ तो अलग दे रहे हैं आंसर। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं होगा जो लोग कह रहे हैं, ना ही नीति आयोग होगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। अच्छा, जल शक्ति के मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार, तो गजेंद्र सिंह शेखावत नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज रोवर कप एसोसिएटेड? ठीक है, इनमें से किस खेल के साथ जो है रोवर कप जुड़ा है? क्या ये क्रिकेट के साथ है, फुटबॉल के साथ है, बैडमिंटन के साथ है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? रोवर कप के साथ कौन सा जुड़ा है ये आपको बताना है। फुटबॉल, ओके, बाकी लोग? ठीक है, जो लोग फुटबॉल कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए फुटबॉल के साथ बेगम हजरत महल, ठीक है, कौन सा है? बेगम हजरत महल कप भी रिलेटेड है। कौन सा? बेगम हजरत महल कप। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीफा भी इसी के से है, फीफा, ISSF भी इसी से है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संतोष ट्रॉफी इसी से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड संतोष ट्रॉफी है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। बैडमिंटन आपको याद होना चाहिए थॉमस, क्योंकि 2022 में थॉमस कप न्यूज में था, तो ये आपको ध्यान रखना है थॉमस कप। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पूछ रहे हैं वी श्रोत्स रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर्स टू, हाल ही में समाचारों में देखे गए वी शोरड्स का क्या अर्थ है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? VSHORADS का फुल फॉर्म वेरी शॉर्ट रेंज एयर ड्रोन सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिटेक्शन सिस्टम और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डेवलपमेंट सिस्टम। क्या है इसका फुल फॉर्म वी श्रोत्स का? चलिए यस, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सर 2 होना चाहिए, 2 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, अगला सवाल। द लेंथ ऑफ द इंडियाज बॉर्डर विद द बांग्लादेश इज, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा की लंबाई कितनी है ये पूछा गया है। 4096, 5096, 3096 और 2096 किलोमीटर। कौन सा इनमें से करेक्ट है? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन। जो लोग कह रहे हैं सर 4096 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, इंडिया किनके साथ बॉर्डर साझा करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ, और वो कितनी हो गई? 4096 किलोमीटर
हो गई। फिर उसके बाद चाइना के साथ साझा करता है, चाइना के साथ 3488, कई जगह 3448 किलोमीटर भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ साझा करता है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर साझा करता है। फिर उसके साथ बात किसके साथ करता है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, कितना 1751 किलोमीटर किसके साथ साझा करता है, नेपाल के साथ साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किसके साथ, म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ दोस्तों लगभग 1643 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बच रहा है, म्यांमार हो गया। सबसे कम तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम करता है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम कितना करता है, 106 किलोमीटर तक का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सा छूट रहा है, बांग्लादेश, चाइना, पाक, ठीक है, अच्छा हाँ, भूटान, भूटान के साथ कितना है, तो 699, मतलब लगभग 700 किलोमीटर, याद रख लीजिए 700 किलोमीटर भूटान के साथ। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द लोकटक लेक, कौन सा, द लोकटक लेक विच इज द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, ठीक है। लोकटक झील जो है, जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है, वो किस राज्य में स्थित है, पंजाब, केरला, हरियाणा और मणिपुर, कहां पर है, मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर का दोस्तों एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है थांगटा, क्या नाम है, थांगटा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लोकटक, लोकटक जो है झील आपको यहीं पर मिलेगी। कच्चई लेमन फेस्टिवल यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्या, कच्चई लेमन, ठीक है। और कच्चई लेमन को जो है जीआई टैग भी दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए रहा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.3H2O या फिर Na2CO3.8H2O, Na2CO3.10H2O और CaSO4.2H2O, क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ओके। बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो लोग डी डी कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे की तरफ, ठीक है। अब देखिए CaSO4.2H2O जो है ये जिप्सम है, इसी को आप हीट कर दीजिए, हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है, हीट कर देंगे तो इसमें से पानी उड़ जाएगा, जब हाफ H2O बच जाए ना, CaSO4 और डॉट हाफ H2O बच जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपसे बेकिंग सोडा पूछा जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम लोग कहते हैं। एक होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, ठीक है, सोडियम इसको कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहते हैं। एक होता है कॉस्टिक सोडा, क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है, क्या होता है, NaOH। कल आपके एग्जाम में, कल मतलब जो आपके लास्ट एग्जाम डे में हुए थे 4 अगस्त के, तो एसिटिलीन, क्या, एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला पूछा गया था जहां पर आपको C2H2 बताना था, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72, 102, 88 या फिर 56, ठीक है। और आपका दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन ये आया था कि अभी SSC CHSL में कि कब इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको बताना है। जी हाँ, यहां पर 72 लोगों ने, कितने, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा। आईएनसी का गठन कब हुआ था, तो आईएनसी का गठन याद रखिएगा 1885 में हुआ था। किसने किया था, तो A.O. हुमे ने किया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, W.C. बनर्जी ने की थी। और ये कहां पर हुआ था, तो ये बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था, बॉम्बे सेशन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको जो आईएनसी के फेमस सेशन है, मतलब वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि पहले मुस्लिम, पहले पारसी, पहले अंग्रेज, महात्मा गांधी जी ने कब किया, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इनके दोस्तों फेमस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
द साउथ अपेनिन मिक्स्ड माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रीजन। यहां आप कह रहे हैं दक्षिण अपेनिन मिश्रित पर्वती जो है वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड, मेडिटेरियन, पोलर, लोलैंड और ईस्ट मार्जिन। कल आपके एग्जाम में सदाबहार से क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा मेडिटेरेनियन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, हाउ मेनी ग्राम्स आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम के 1 ग्राम परमाणु में कितने ग्राम होते हैं? 13 ग्राम, 23 ग्राम, 1 ग्राम या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पे एटॉमिक वेट, सिंपल सी बात है, एटॉमिक वेट आपसे पूछ लिया है तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? 23, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 ग्राम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार फटाफट से शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। जितनी जल्दी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, अपन क्लास कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके 7 बज चुके हैं, ठीक है, और 7:30 तक अगर आपके क्वेश्चन हो गए तो ठीक है, अगर उससे पहले हो गए तो उसके पहले भी कंप्लीट करके खत्म कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करते चलना है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। टोकोफेरोल, पायरोडॉक्सिन, यहाँ पे कोबालामीन और एक्सकॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टोकोफेरोल। देखिए यहाँ पे विटामिन की अगर मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट कौन से? ए, बी, सी, डी, ई और के, राइट, यही है। अगर मैं बात करता हूं इसकी ट्रिक, हमने क्या पढ़ी थी? ट्रिक पढ़ी थी रटा, क्या? रटा, RTA रटा, CTP रटा, CTP, हमने रटा CTP, ठीक है। विटामिन ए के नीचे क्या आ रहा है? आर, तो विटामिन ए को हम लोग क्या कहेंगे? रेटिनॉल, क्या कहेंगे? रेटिनॉल। बी के नीचे टी आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? थाइमिन, क्या कहेंगे? थाइमिन, ठीक है। विटामिन सी के नीचे ए आ रहा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? एस्कॉर्बिक, क्या कहेंगे? एस्कॉर्बिक। विटामिन डी के नीचे सी आ रहा है तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई के नीचे टी आ रहा है तो क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल, क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और के नीचे पी आ रहा है तो पॉलीक्विनिन, क्या? पॉलीक्विनिन। अब देखिए विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने खोज की थी। किसने की थी? सी फंक ने। वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील कौन है? विटामिन बी और सी। बाकी जो बचे हैं विटामिन के, ई, डी, ए, मतलब कीड़ा, कीड़ा किसमें है? वसा में घुलनशील है, मतलब ये फैट सॉल्युबल है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, which among the following committee was constituted to review the implementation of FRBM? FRBM का दोस्तों आपसे वैसे भी CGL में फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एंड गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन द वे फॉरवर्ड, ठीक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एवं इससे संबंधित अपनी सिफारिशें देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? यहाँ पे पीजे नायक कमेटी, एनके सिंह कमेटी या फिर रंगाचरी कमेटी और विजय केलकर कमेटी। कौन सी कमेटी थी? हाँ जी, करेक्ट आंसर एनके सिंह कमेटी। एनके सिंह कमेटी जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनके सिंह। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, विच कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ लीड बैंक इन 1969, ठीक है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किस समिति ने 1969 में लीड बैंकों के गठन का अनुशंसित किया? यहाँ पे नरीमन कमेटी, भगवती कमेटी, प्रणव कमेटी और नरसिम्हन कमेटी। देखिए आपके एग्जाम में कमेटी जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नहीं पूछे गए, लेकिन हो सकता है क्योंकि अभी एग्जाम जो है लंबे समय तक चलने वाला है तो उसमें आपको हो सकता है ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नरीमन कमेटी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 नरीमन कमेटी होगा, ठीक है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस परिघटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? किसको? रेनबो, रेड शिफ्ट या फिर मिराज या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? किसको नहीं किया जा सकता? फटाफट बताइए। रेड शिफ्ट कह रहे हैं, ओके। तो जो लोग रेड शिफ्ट कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेड शिफ्ट। यहाँ पे बाकी देखिए सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए रिफ्रैक्शन आपको रेनबो में भी मिलेगा, मिराज में भी, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में भी। ठीक है, चले यहाँ पे देखिए कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड, तो इसमें एट्रीब्यूट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। चले आगे, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज मेड बाय द चंदेल डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया है? बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, और हम लोग फटाफट से फिर क्लास भी समाप्त कर देंगे। खजुराहो, खजुराहो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खजुराहो हो जाएगा। और खजुराहो कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको छतरपुर के पास में मिलेगा खजुराहो। ठीक है, इसको यूनेस्को का दर्जा भी दिया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत में अब तक यूनेस्को साइट जो है वो 40 हैं, ये भी याद रखेंगे। 2023 में अगर हम बात करें 40 साइट्स मौजूद हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अच्छा चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर की अगर मैं बात करता हूं तो इसके फाउंडर थे ननूक। कौन थे? ननूक इसके फाउंडर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, डैश आर द एसेंशियल कंपाउंड प्रेजेंट इन द फूड दैट आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी लाइफ। डैश भोजन में मौजूद आवश्यक यौगिक है जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। फास्ट फूड, लैक्टिक एसिड, न्यूट्रिएंट्स और विनेगर। यहां पे कैरेसर होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, इन द ईयर 2022 टोटल हाउ मेनी पर्सन हैव बीन ऑनर्ड विद द पद्मा अवार्ड। 2022 में बोला जा रहा है। ठीक है, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? 128, 18, 4 और 34, कितने लोगों को दिया गया था? यहां पे कैंसर होना चाहिए 128। ओके, तो जो लोग 128 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कितने? 128। अच्छा, अगर आपसे देखिए पद्मा अवार्ड्स की बात की जा रही है तो पद्मा अवार्ड्स दिए कब जाते हैं? तो 26 जनवरी को हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेम अनाउंस होते हैं वो कब हो जाते हैं? 25 जनवरी को। कौन कर देते हैं भाई? होम मिनिस्टर कर देते हैं। ठीक है, 2023 में बात करेंगे क्योंकि 2023 का भी 26 जनवरी निकल चुका है तो उसमें भी मिला होगा। 2022 का भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो 2023 में अगर मैं बात करता हूं तो 106 लोगों को दिया गया है। कितने? 106। लेकिन आपसे 2022 का पूछा था तो आप लोगों ने आंसर किया है 128 लोगों को दिया गया है। अगर मैं पहले 2023 की बात करता हूं तो पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया। कैलकुलेट करेंगे तो 106 निकलकर आ जाएगा। ठीक है, 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो 4 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से और पद्मश्री जो है 107 लोगों को दिया गया था। टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 128 निकलकर आ जाएगा। लेकिन 2023 में अगर मैं बात करता हूं तो पद्म विभूषण में 2 व्यक्तियों का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। एक तो जाकिर हुसैन जी जो कि एक तबला वादक हैं, हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, और दूसरे मुलायम सिंह जी। कौन? मुलायम सिंह जी। ठीक है, उनके अलावा पद्मश्री की अगर मैं बात करता हूं 2023 में रवीना टंडन जी। कौन? रवीना टंडन, एक्ट्रेस रवीना टंडन। और जो है यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला। कौन? राकेश झुनझुनवाला, उनका नाम भी याद रखना है, झुनझुनवाला, इनका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओ हो दोस्तों, यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हमने क्या किए? हमने किए मिक्स क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम। तो जिन दोस्तों के भी अभी दोस्तों एग्जाम चल रहे हैं सभी लोगों को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आज हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए, कल हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन किए थे जो कि आपके 2, 3 और 4 के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आए थे और एक्सपेक्टेड, वो दोनों हम लोगों ने कल की क्लास में किए थे। ठीक है, शनिवार की क्लास में आप लोग देख सकते हैं 6 से 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है, वो आपके लिए अवेलेबल है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो आप जुड़ सकते हैं। कहाँ पे? सुपर कोचिंग। मैंने आपको बताया मित्रों सेल चल रहा है 5 से 6 तारीख, तो वहां पर आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। उससे पहले इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कैसे मिलेगी? आपको सिर्फ सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके @गौरव सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, वहां पे यूट्यूब सेशंस के अपडेट्स मिलते हैं, डेली पीडीएफ मिलते हैं, डिस्कशन आप कर सकते हो, वहां पे डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हो मेरे साथ आप लोग। ठीक है,
और लिंक जो है आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको चले जाना है यूट्यूब पे। कहाँ पे चले जाना है? यूट्यूब पे चलेंगे। तो चलिए यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सुपर कोचिंग एसएससी एंड रेलवे बाय टेक्स्ट बुक चैनल पे चले आना है। सुपर कोचिंग एसएससी रेलवे बाय टेक्स्ट बुक चैनल पे जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, वहां पे जाने के बाद सीधे क्या करना है, स्क्रॉल करोगे। जैसे ही स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे देखिए एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट है, आपको यहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो जीके बाय गौरव सर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी अदर फैकल्टी की जैसे रीजनिंग हो गए, कॉन्ट हो गए, इंग्लिश हो गए, तो वो सारे आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। करंट अफेयर डेली होती है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, आप लोग इसमें भी जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 से 7 बजे। और सीजीएल के लिए प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे कि पूछ रहे थे कोर्स कैसे अवेल करें, तो देखिए किसी भी क्लास में चले जाइए, जैसे करंट अफेयर की ही क्लास में किसी में भी रैंडमली जाते हैं। वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। और जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे, डिस्क्रिप्शन आप ओपन करोगे, तो डिस्क्रिप्शन ओपन करते ही देखिए एसएससी सुपर कोचिंग का लिंक आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? एसएससी सुपर कोचिंग का लिंक मिलेगा। इसको क्लिक करिएगा, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपको डिटेल मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया मित्रों सेल चल रहा है, 5 से 6 तक चलने वाला है। तो आज है 6 तारीख। तो दोस्तों इसका फायदा अगर आपने नहीं उठाया तो उठा लीजिए, जहां पर आपको डिस्काउंट के साथ साथ यहाँ पे पास प्रो भी दोस्तों फ्री में दिया जा रहा है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए सुपर टीचर्स आप चेक कर सकते हो जाके कौन कौन से सुपर टीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डेमो क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं कि किन किन की डेमो क्लासेस आप जाके चेक कर सकते हो। लाइव सीरीज चेक कर सकते हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं, स्टडी नोट्स क्या क्या मिलने वाले हैं वो चेक कर सकते हैं, और प्राइसिंग जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो जैसे 24 महीना, 12 महीना, 6 महीना, ये दोस्तों आप लोगों के सामने क्या है, पैकेज हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन तीनों पैक में कोई भी आप खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है कि आप 6 महीने के सारे एग्जाम देने वाले हो, या फिर 12 महीने के बाद, या फिर 24 महीने के बाद, वो आप पे डिपेंड करता है। अप्लाई कूपन कोड यहाँ पर आपको ऑप्शन है, अप्लाई कूपन कोड करिएगा गौरव एम, GAURAVM। जैसे अप्लाई करोगे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, और जो ये 6 महीने का कोर्स है वो आपको 519 रुपए में मिल जाएगा। साथ में इसके आपको मिल जाएगा यहाँ पे पास प्रो, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि इस तरीके से आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। तो चलिए, तो इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिले और कोई भी क्लास आपकी छूटे ना। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, और पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।